हेलो एंड वेलकम यू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जो है मेरे पास इंट्रोडक्शन टू इक्विलेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम ये वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दो वर्ड है मेरे पास, एक है इक्विलेट और एक है ज्योमेट्री। ये इक्विलेट है, ये तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, उनका नाम है। ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन। और उसके बाद है मेरे पास ज्योमेट्री, जो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, जो है मेरे पास जियो और एक है मेट्रियन। ओके, ये ज्योमेट्री है, ये मेरे पास दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है जियो और एक है मेट्रियन। यहाँ जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्रियन मीन्स होता है टू मेजर। ओके, मीन्स जो ज्योमेट्री जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं उस जगह पे हुआ होगा, उस केस में हुआ होगा जब नीड पड़ी होगी किसी भी लैंड को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ये हुआ होगा, तो ये मीनिंग होता है इसका ज्योमेट्री का हमारे पास। और जो इक्विलेट थे वो क्या थे, ग्रीक एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो जो इक्विलेट थे उनकी थॉट क्या थी कि जो भी ज्योमेट्री है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। जो भी वर्ल्ड है ना जिसमें हम रह रहे हैं उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है क्या हमारे पास, ज्योमेट्री। ठीक है, तो वो जो भी सराउंडिंग्स में आसपास जो भी देख रहे थे उनके लिए कुछ ना कुछ नोशंस बना रहे थे, कुछ ना कुछ धारणाएं, कुछ ना कुछ विचार आ रहे थे। किसके लिए बना रहे थे वो, कोई भी जैसे पॉइंट है, कोई भी सरफेस है, कोई भी लाइन है, उसके लिए कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जो भी विचार आ रहे थे, जो भी धारणाएं आ रही थी वो बना रहे थे, जो हमारे आसपास वो देख रहे थे उससे। तो उसने जो भी विचार उसके मन में आ रहा था उसके लिए उसने क्या किया है, उनको कुछ डेफिनेशंस में नोट किया है। ठीक है, उसने अपनी एक बुक भी लिखी है एलिमेंट्स करके, उसमें उसने उन डेफिनेशंस को लिखा है, जिनमें से कुछ मैं अभी बता रही हूँ। जैसे कि ए पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट्स, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ और द एंड्स ऑफ द लाइन्स आर पॉइंट्स। उसमें से कुछ है, ये बहुत सारी डेफिनेशन लिखी थी, अप्रोक्सीमेट 21 के आसपास उसने डेफिनेशंस लिखी थी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन लिखी थी, जब वो क्लियर करना चाह रहे थे एक पॉइंट को, तो उसके लिए उसने डेफिनेशन लिख दी कि पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। लेकिन जब वो डिफाइन कर रहा है पॉइंट को, इस टर्म को, तो उसके लिए उससे पहले उसको किसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और टर्म आती है पार्ट्स, उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट्स को अगर वो डिफाइन कर रहा है तो मान लो कुछ ऐसा, समथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम एरिया, उसको हम कुछ पार्ट्स बोल सकते हैं, दैट ऑक्यूपाइज सम एरिया, ऑक्यूपाई सम एरिया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इससे आगे फिर क्या होगा, उसको एरिया को भी डिफाइन करना पड़ेगा, इससे आगे उसको फिर एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरह से एक चेन बनती चली जाएगी कि एक टर्म को डिफाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए उसे और भी बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में एक लाइन को डिफाइन करने के लिए उसको पहले ब्रेथ को डिफाइन करना पड़ेगा, लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे एक चेन बनती चली जा रही है डेफिनेशंस की, ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन हो जानी है। ठीक है, तो क्या किया उस टाइम पे जो भी मैथमेटिशियन थे वो एग्री हो गए इस बात पर कि क्या करेंगे, वो कुछ डेफिनेशन को, ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स को अनडिफाइन ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अनडिफाइन उन टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे वो। ठीक है, तो जब इन डेफिनेशन के साथ साथ जब इन्होंने इक्विलेट ने कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी एज्यूम कर लिया। वो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ थी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ थी। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो ऑब्वियसली होती है, मतलब सबको पता है कि ये चीज़ तो होती ही है, मतलब जो नेचुरली ट्रू होती है वो होती है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जो ऑब्वियस होती है। तो इस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने कुछ एज्यूम करी, जिसको उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। जो एक था उनके पास एक्सियम्स, एक पार्ट था, और दूसरा था पोस्टुलेट्स। ठीक है, जो पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थी, मतलब स्पेसिफिकली वो किस में यूज़ हो रहे थे, ज्योमेट्री में। ठीक है, वो किस में यूज़ हो रहे थे, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री में। और जो एक्सियम्स थे वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। तो जो उन्होंने प्रॉपर्टीज एज्यूम करी हैं वो कि दो पार्ट्स में डिवाइड करी, एक एक्सियम्स और एक पोस्टुलेट्स।
क्या है एक्सियम्स? जो थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज़ होते हैं, और जो पोस्टुलेट थे वो क्या थे? कुछ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थे, मतलब ज्योमेट्री में ही यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। अगर मैं दो इक्वल चीज़ें लेती हूँ तो वो मान लो 2 पॉइंट में लेती हूँ, वो एक दूसरे के तीसरी चीज़ के इक्वल है, सेम चीज़ के इक्वल है। दो अलग अलग पॉइंट एक सेम तीसरी चीज़ के इक्वल है, तो वो जो दोनों पॉइंट है वो भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे? जैसे मैं ले लेती हूँ एक्स पी के इक्वल है, एक्स मान लो मैं 2 के इक्वल ले लेती हूँ, वाई ये भी 2 के इक्वल है, तो एक्स और वाई भी इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एक्स भी 2 के इक्वल है, वाई भी 2 के इक्वल है, तो एक्स वाई भी आपस में इक्वल होंगे ना। क्या होगा? अगर दो कोई भी नंबर है वो किसी तीसरे नंबर के इक्वल हैं, तो वो क्या होंगे? वो आपस में भी इक्वल होंगे। जैसे एक्स में ले रही हूँ 2, वाई में ले रही हूँ 2, तो एक्स और वाई भी इक्वल होंगे ना, ये भी 2 ही होंगे दोनों, ठीक है। और नेक्स्ट है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। अगर कोई भी दो नंबर इक्वल है, मान लो मैं 3 इक्वल टू 3 ले रही हूँ, इसमें इक्वल नंबर ही ऐड कर रही हूँ, मान लो मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर देती हूँ, तो जो सम आएगा वो भी इक्वल ही होगा। ऑब्वियसली 3 + 2 5 और 3 + 2 5, ठीक है। ये है सेकेंड एक्सियम्स। और थर्ड है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे मैं ले लूँ 5 = 5, इसमें से मैं 2 माइनस कर दूँ दोनों तरफ, तो जो रिमाइंडर मेरे पास आएगा वो भी इक्वल होगा, ओके। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर। थिंग्स विच आर कोइंसाइड कर रही है, मतलब वो सेम ही चीज़ें हैं, मतलब जिनकी जो थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही है, और कोई भी चीज़ है खुद से तो खुद की इक्वल ही होती है, ठीक है। ये है तीसरा। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज इक्वल्स टू इटसेल्फ। इस फोर्थ एग्जाम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज इक्वल्स टू इटसेल्फ। यही है, क्योंकि जो दो चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं वो मतलब कोइंसाइड कर रही है, मतलब वो सेम ही है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो इक्वल्स टू वन अनदर, मतलब वो खुद की तो इक्वल होगी ही, ठीक है। अब द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। मान लो एक मेरे पास लाइन है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट होगा, ये भी इस लाइन से कम होगा, और ये पार्ट होगा, ये भी इस लाइन से कम होगा। या फिर मैं लिख दूँ 5 को 2 + 3, तो 5 2 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा। मतलब जो वोल है, मतलब जो सम है टोटल 5, वो इसके जो भी पार्ट में बनाऊंगी उनसे सबसे बड़ा होगा। ये है मेरे पास ये वाला, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। यहाँ पे द वोल इज नहीं, द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ 2a = x है और 2a = y है, तो ये x होगा, ये भी इक्वल्स टू y होगा, ठीक है। मान लो a को मैं ले लेती हूँ 2 × a को मैं 2 ले लूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 = x, और ये 2 × 2 = y, ठीक है। 4 आ रहा है, y भी मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो जो थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग, मतलब जो x है वो भी a का डबल है, y है वो भी a का डबल है, तो जो ये x y होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने a को जैसे 2 मान लिया है, तो ये भी x भी मेरे पास 4 आ रहा है, y भी मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है। ये है सेम। अब है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। मतलब जो दो नंबर हैं वो हाफ के इक्वल हैं किसी भी सेम नंबर के, तो वो दो नंबर हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे मैं ले लेती हूँ a/2 है वो x के इक्वल है, और a/2 है वही y के इक्वल है, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। x y होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। मान लो मैं a को ले लेती हूँ 6, तो ये हो जाएगा 6/2 = x और 6/2 = y। ये भी मेरे पास x भी 3 आ रहा है, y भी 3 आ रहा है, तो ये भी इक्वल हो गया, x = y। ये थे मेरे पास कुछ एग्जाम्स जो इंक्लूड ने दिए थे। ये आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में, ठीक। तो ये मेरे पास कुछ पोस्टुलेट हैं जो यूक्लिड ने दिए हैं। उसमें सबसे पहले है ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन होंगे, कहीं भी होंगे वो 2 पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? जब हमें 2 पॉइंट पता होते हैं तभी हम एक लाइन ड्रॉ कर पाते हैं और एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर पाते हैं। तो यही बात ये बोली गई है कि कोई भी 2 पॉइंट मुझे गिवन है तो उनमें मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। दूसरा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। क्या है इसका मतलब? कि मेरे पास
ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कोई भी लाइन गिवन है तो मैं इसे इंडेफिनेटली मतलब इनडेफिनेटली कहीं तक भी बढ़ा सकती हूँ। ये इस तरफ भी, इस डायरेक्शन में भी बढ़ा सकती हूँ मैं, और इस डायरेक्शन में भी, जहाँ तक मैं चाहूँ इसको बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है सेकंड वाला। थर्ड में, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट विद एनी रेडियस। हमारे पास कोई भी एक सिंगल पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो और हमें कोई भी रेडियस गिवन हो, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। वो पॉइंट हमें कहीं भी मिले और कोई भी हमें रेडियस मिले, उस रेडियस के साथ हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और एक है, ये है फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। जो सभी राइट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, चाहे वो ऐसे कुछ हो, मतलब किसी तरह भी जो भी राइट एंगल बनेगा वो बनेगा तो 90 डिग्री ही ना, तो वो आपस में इक्वल होगा। ये थे मेरे पास 4 पोस्टुलेट्स। एक और है, वो और देखते हैं। तो ये है मेरे पास 5th पोस्टुलेट्स, जो क्या है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on the same side on which the sum of the angles is less than 2 राइट एंगल्स। ये बड़ी सी डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। मैं मान लेती हूँ मेरे पास ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर एक लाइन फॉलो हो रही है। ये मेरे पास है कोई भी लाइन ए बी, ये मेरे पास है कोई भी सी डी, और ये मेरे पास है कोई भी लाइन पी क्यू। ओके, जब ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन, तो मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, और इनके ऊपर कौन सी लाइन फॉलो हो रही है, पी और क्यू। ठीक है, देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल्स। तो ये जब लाइन इसके ऊपर फॉल हो रही है तो जो इंटीरियर एंगल ये बन रहे हैं, ये मेरे पास 1 और ये मेरे पास 2। ठीक है, तो इन दोनों का सम जब 180 से कम हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये मेरे पास क्या हो रहा है, लेस देन 180 हो रहा है। ठीक है, ये 90 से कम है ना एंगल, ये ऐसे लाइनें हैं, ऐसे लाइनें हैं। ठीक है, ये 180 से 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो इन दोनों का सम 180 से कम होगा। तो जिस लाइन में ये एंगल बन रहे हैं, इस तरह के एंगल जिनका सम 180 से कम हो रहा है, तो ये जो 2 लाइन स्ट्रेट हैं जिनके ऊपर ये लाइन फॉल हो रही है, ये 2 लाइन इसी साइड में जाके आगे जब इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, आपस में कहाँ करेंगे ये मीट, को बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके इसी साइड में कट करेंगी। जैसे मेरे पास एंगल 1 और 2 इंटीरियर एंगल इस लाइन पी क्यू के किस तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है, तो ये जो दोनों लाइनें होंगी वो एक दूसरे को कट किस तरफ करेंगी, लेफ़्ट साइड में ही करेंगे। यही बोल रहा है 5th पोस्टुलेट्स। फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। जब मेरे पास 2 लाइनें हैं स्ट्रेट ए बी और सी डी, इनके ऊपर एक लाइन फॉलो हो रही है पी क्यू। ठीक है, तो इसके जब लेफ्ट साइड में जो एंगल बन रहे हैं 1 और 2, इनका सम 180 से जब कम हो रहा है, किस साइड में बन रहे हैं ऐसे एंगल, लेफ्ट साइड में, तो जिस तरफ इस तरह के एंगल बन रहे हैं जिनका इंटीरियर एंगल जिनका सम लेस देन 180 है, ये दोनों लाइनें आगे चल के जब इनको बढ़ाया जाएगा आगे तक तो ये कट करेंगे एक दूसरे को, तो वो इसी साइड में करेंगे। ठीक है, जो इस तरफ के एंगल हैं ये 90 से ज़्यादा हैं, तो ये इनका सम 180 से कम नहीं हुआ। ठीक है, इस तरफ का लेफ्ट वाली साइड का पी क्यू लाइन के लेफ्ट वाली जो एंगल होंगे ना, उनका सम 180 से कम होगा। तो ये इसी तरफ ये लाइनें जब 2 बढ़ेंगी तो ये इस पी क्यू के लेफ्ट की तरफ ही एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, ये था 5th पोस्टुलेट। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कंप्लीट किया है जो इक्विलेटरल ज्योमेट्री है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इसे आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।